अब की बार अंकल ने जैसे ही आगे वाले हिस्से को साथ लगा कर पीछे करने लगे, मैंने इनका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा सा सहला दिया। अंकल भी पहुंचे हुए खिलाड़ी थे। वो रुक गए और समझ गए कि बच्ची दादी है, अब खुद ही एंजॉय करना चाहती है। इसलिए मैंने अपनी कमर इनके जिस्म के साथ रगड़ी। मेरा नाम मरियम है, मेरी उम्र 22 साल। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। यूनिवर्सिटी में लड़के मुझ पर लाइनें मारते थे, लेकिन मैं किसी को मुंह ना लगाती। घर में अम्मी और मैं रहती थी। अब्बू काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क में काम करते हैं। यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त है फरा। फरा की उम्र भी तकरीबन 23 साल होगी। हम इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी से घर आते जाते थे। एक दिन हम यूनिवर्सिटी जाने से लेट हो गए। फरा का भाई हमें छोड़ने जाता था। आज वो कहीं ज़रूरी काम से दोस्तों के साथ चला गया। उसे कॉल की तो कहता बस या रिक्शे पर चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। वैसे तो मैं अक्सर बस, रिक्शे या ट्रेन में सफ़र करती रहती थी, लेकिन इस तरह अम्मी के बगैर मैं पहली दफ़ा सफ़र कर रही थी। लेकिन मजबूरी थी, क्या करते, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे पास बस पहुंची तो देखा कि बहुत रश था और बस में पहले से लोग खड़े होकर सफ़र कर रहे थे। मैंने कहा, फरा, रश बहुत है, रहने देते हैं, अगली बस में चले जाएंगे। तो फरा कहने लगी, तेरे लिए कोई राजकुमार हेलीकॉप्टर नहीं लाने वाला, ऐसे ही सारी बसें फुल हो के आएंगी। अब और इंतज़ार नहीं होता, चलो इसी में। साथ ही इसने मुझे धकेलते हुए बस में सवार कर दिया और खुद आगे होकर भाई रास्ता छोड़े करते हुए मेरे लिए जगह बनाते हुए बस के दरमियान तक पहुंच गई। अब इस रश में कुछ पता नहीं चल रहा था कि किसका पाँव किसके पाँव पर आ रहा था। फिर भी मैंने सब्र कर लिया और ऊपर लगे पाइप को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। पहले कभी भी बस में ऐसा नहीं होता था, आराम से सीट मिल जाया करती थी। पता नहीं आज इतना रश क्यों है। मैंने दाएं बाएं देखा, सब लोग अपनी सोचों में गुम खड़े थे। मेरे पीछे एक अंकल खड़े थे जिनकी उम्र तकरीबन 33 साल के करीब होगी या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जिनको पहले तो नहीं देख रही थी, लेकिन वो शादीशुदा लग रहे थे। वो मेरे बहुत करीब थे। जैसे बस की ब्रेक लगती वो मेरी कमर से टकरा जाते। ऐसा 2-3 मरतबा हुआ। तब तक मैंने इग्नोर किया और फरा के साथ बातें करती रही कि आज तुम्हारे भाई ने हमें जलील करवा दिया, घर जाकर इसकी बेइज्जती करवानी है। ये क्या बात हुई, एक दोस्त के काम के लिए बहनों को बसों के धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। मैं जब अम्मी के साथ बस में सफ़र करती थी तब इतना रश नहीं होता था। खैर, सफ़र तो करना था ना। जब वो अंकल तीसरी मर्तबा मुझसे टकराए तो मुझे लगा कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी आगे होकर खड़ी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ फरा भी मेरी तरफ मुंह करके जुड़ी खड़ी थी। फरा की और मेरी छातियां एक दूसरे के साथ रगड़ खा रही थी और इसलिए ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। और अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अंकल के साथ खड़ी होकर फंस गई हूँ। अब सूरत हाल कुछ ऐसे थी कि अंकल ब्रेक का भी इंतजार नहीं कर रहे थे। वो मेरी टाइट कमर को बार बार टच करते और बारीक सा ड्रेस देखकर हल्का हल्का पुश अप कर रहे थे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती। एक मरतबा जी में आया कि जोरदार थप्पड़ लगाना चाहिए ताकि सबक मिल जाए इन जैसे ठरकियों को। लेकिन जैसे ही मैंने फरा को सरगोशी में इसका इरादा बताया, उसने मुझे मना कर दिया और कहने लगी, तुम पागल हो, जहां बस में हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, इसलिए खामोशी से खड़ी रहो और खुद से कुछ ना करो, बस चुपचाप गुजारा करो। मैं गुस्से से फरा को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोली, फरा की बच्ची, अगर तुम बर्दाश्त कर सकती हो तो करो, मैं नहीं कर सकती, और जगह तब्दील करो। वो कहती, तुम्हारा बैग मैंने उठाया हुआ है, वहां बैग की गुंजाइश नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं जगह तब्दील नहीं कर सकती, और आज बर्दाश्त कर लो प्लीज, मेरी खातिर, मेरी जान। इससे पहले मैं किसी बात का फरा को जवाब देती, मेरे साथ लगे हुए आदमी ने देखा मैं तो उसे कुछ भी नहीं बोल रही। उसने अपना हाथ मुकम्मल तौर पर मेरी कमर में घुसा दिया था। ऊपर से इसके बाजू की गिरफ्त ऐसे लग रहा था जैसे जबरदस्ती रेप करना चाहते हैं, लेकिन अपना हाथ जहां घुसाया था वहां ही रहने दिया, बल्कि थोड़ा थोड़ा धक्का लगाने लगे। अब सब्र नहीं हो रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने इनके हाथ को अपनी टांगों में जोर से जकड़ लिया।
लेकिन इरादा यही था, किसी और को इस रश में इस खेल की खबर ना हो। फिर भी फरा मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों अभी मेरी जान को मज़े मिल रहे हैं? मैंने झिझकते हुए नजरें झुका ली और धीरे से कहा, बस करो, तुम ही तो मुझे इस सूरत हाल में फंसाया है। फरा हंस कर बोली, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम अंकल के सीने से लग जाओ। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, क्या करूं? इनके जिस्म में एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। मेरे दिल में बेअख्तियार हंसी आई, मगर इस लम्हे की कैफियत अजीब सी दिलकश लग रही थी। एक ख्याल आया कि बस एक बार अंकल की तरफ देख लूं। वो खासे पुरअतमाद दिखाई दे रहे थे। मैंने गर्दन जरा बाएं तरफ मोड़ कर पहले बाहर की तरफ देखा, फिर हल्के से पीछे नजर डाली। वो पूरी तरह मेरे साथ चिपके हुए थे। नजर मिलते ही उन्होंने आंख से एक इशारा किया। मैंने कोई वादा हाँ या ना नहीं कही, बस खामोशी के साथ एंजॉय करने लगी। जब तक जिस्म से जिस्म मुकम्मल चिपके ना, उसमें थोड़ी गुंजाइश होती है हिलने जुलने की। इसी वजह से अब मैं मुकम्मल तौर पर एक गर्म आग की तरह बन चुकी थी और अब मुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा था। जैसे कोई ज़बरदस्ती करता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुसलसल झटके लगने की वजह से मेरा जिस्म अब गर्म जोशी में आ गया और अब मुझे अपने स्टॉप आने की फिक्र भी थी। मैं सोच रही थी कि ये अंकल अपनी बीवी के साथ कितना प्यार से रोमांस करते होंगे ना। काश इसके साथ ही मैं वक्त गुजार सकूं। मेरी सोच तब्दील हो गई और फिर ख्याल आया कि कौन सा इस रश में कोई मुझे देख रहा है। अब की बार अंकल ने जैसे ही आगे वाले हिस्से को साथ लगाकर पीछे करने लगे, मैंने इनका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा सा सहला दिया। अंकल भी पहुंचे हुए खिलाड़ी थे। वो रुक गए और समझ गए कि बच्ची राजी है, अब खुद ही इंजॉय करना चाहती है। इसलिए मैंने अपनी कमर उनके जिस्म के साथ रगड़ी और फिर अंकल की हिम्मत बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें अपनी और मेरी कमीज पीछे करने में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं थी। और जैसे ही दोनों की कमीज दरमियान से हट गई, मेरे दिल में एक उम्मीद जाग उठी। काश ये अंकल मेरे साथ वक्त गुजारे तो मज़ा बहुत आएगा और अंकल को तजर्बा भी बहुत है। अब ये सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि फरा को बगैर बताए मेरे रस भरे होंठ और मेरे गालों की सुर्खी सारी दास्तान सुना रही थी। अब तो जैसे अंकल के दिल के ये मुराद पूरी हो गई थी। रश का फायदा उठाते हुए मेरा हाथ पकड़ने वाले ही थे। बस वाले ने जोर से ब्रेक लगाई और टिकट की आवाज़ लगाने लगा। इससे जान छुड़ाने के बाद अंकल मेरी तरफ दोबारा देखने लगे और करीब आते आते इतने पास आ गए कि इसकी सांसों की गर्मी मेरे होंठों से टकरा रही थी। मैंने घबरा कर दाएं बाएं देखा कि कोई और तो हमारी तरफ देख नहीं रहा, लेकिन इस रश में किसी को दूसरे का होश नहीं था। मैं आंखें बंद करके सफर का मजा ले रही थी। तभी तो अंकल ने सरगोशी जैसे अंदाज में कहा, आप बहुत हॉट हो और आपकी कमर तो बहुत खूबसूरत और लचकदार है। आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? मैं अपनी तारीफ सुनकर लुत्फ अंदोज हो गई। मैंने एकदम से आंखें खोल दी, जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो। बड़बड़ा कर इनकी तरफ देखा। अंकल के चेहरे पर इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी। वो आंखों को उचकाते हुए बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, आपने मुझसे नाम पूछा? वो बोले, जी, मुझे इस बस में आपसे ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी कोई नजर नहीं आया, इसलिए आपसे ही पूछा। मैं हंस पड़ी और फरा को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हुए बोली, खूबसूरत नजर नहीं आया या आपके कंट्रोल में कोई और नहीं आ सकी? अंकल बोले, सच्ची तुम बहुत खूबसूरत हो और बातें भी खूबसूरत कर लेती हो। मैंने कहा, अच्छा जी, शुक्रिया। वैसे मेरा नाम मरियम शहजादी है और आने वाला स्टॉप हमारी मंजिल है, इसलिए खुदा हाफिज। अंकल बोले, जे मेरा कार्ड है, रख लो, जरूरत पड़ी तो मुझे तुम्हारा कोई काम करके खुशी महसूस होगी। मैं कार्ड लेकर अपने स्टॉप पर उतर गई। कार्ड पर नजर डाली तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो अंकल एक ड्राइवर थे और मुझे अपने लिए एक ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी और ड्राइवर की ज़रूरत भी थी। मैंने सोचा था कि घर जाकर इनको कॉल करूंगी और पापा से बात करके ड्राइवर का पूछ लूंगी, लेकिन फरा ने मुझे मना कर दिया और कहा कि तुम किसी और के साथ चली जाना, लेकिन ये अंकल ठीक नहीं। मैंने फरा की बात सुनकर अनसुन कर दी। मैंने घर जाकर पापा को फ़ोन किया और कहा कि मुझसे वैगनों और बसों पर धक्के नहीं खाए जाते।
مجھے وین اور ڈرائیور لگوا کر دیں۔ آج مجھے ایک انکل ملے ہیں، وہ بول رہے تھے کہ مناسب قیمت پر میں پک اینڈ ڈراپ کر دیا کروں گا، پلیز آپ مجھے لگوا دیں۔ پاپا نے ہاں بول دی اور میں نے رات کو انکل کو کال کی اور بولا آپ مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیا کرنا اور واپسی پر پک کر لیا کرنا۔ وہ بولے ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں تیار ہو کر انکل کا انتظار کرنے لگی اور سوچنے لگی اگر کل سٹاپ نہ آتا تو کتنا مزہ۔ انکل میں بہت گرمی ہے، چلو آج ان کی وین میں فل مزے کریں گے۔ اسی دوران فرح کی کال آ گئی کہ وہ انکل ٹھیک نہیں ہے، پلیز اس کے ساتھ مت جانا۔ میں نے پھر اس کی کال کاٹ دی۔ اتنی دیر میں انکل ہارن بجاتے ہوئے بازار میں آ گئی۔ میں نے امی کو سلام بولا اور وین میں بیٹھ گئی۔ انکل کہنے لگے واہ مریم، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے مجھے یونیورسٹی ڈراپ کیا۔ میں نے کہا 1 بجے مجھے پک کر لینا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور میں اپنی کلاس روم میں چلی گئی۔ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں انکل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کاش آج انکل میرے ساتھ وہ سب کریں جو کل بس میں انکل نے کوشش کی تھی۔ جیسے تیسے وقت گزر گیا، 1 بج گیا۔ میں کلاس سے نکل کر باہر آئی تو انکل میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انکل نے گاڑی چلائی اور وہ ایک ویران جگہ پر گاڑی لے گئے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا جی آپ کہاں لے کر آ گئے ہیں؟ مجھے انکل نے کہا جس دن کا مجھے انتظار تھا وہ دن آ گیا آج۔ میں نے کہا انکل آپ مجھے گھر چھوڑ دو۔ ابھی یہ الفاظ جاری تھے، پیچھے سے 2 آدمی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں گھبرا گئی۔ انکل کہنے لگے یہ لو آپ لوگوں کا شکار۔ میں نے کہا شکار کیا مطلب انکل؟ انکل نے کہا میں نے تجھے 1 دن کے لیے بیچا ہے 5 لاکھ میں۔ میں بھاگنے لگی تو ایک آدمی نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں لٹا کر اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ ان 2 آدمیوں نے اور انکل نے مل کر میری عزت کا جنازہ نکال ڈالا اور مجھے ایک سنسان جگہ پر پھینک دیا۔ میں روتی ہوئی اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ پھر مجھے فرح کی کہی ہوئی باتیں سنائی دینے لگی۔ کاش میں نے فرح کی بات مانی ہوتی، آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ انجان لوگوں پر بھروسہ کرنا بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ جو دل خطرے کا اشارہ دے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ اپنوں کی سچی نصیحت نہ ماننے کا انجام اکثر پچھتاوا ہوتا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی۔